आज हमारा टॉपिक है मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार पे चर्चा करने के पहले थोड़ी सी हम चर्चा कर लें कि अधिकार क्या है। और अधिकार पर प्रोफेसर लास्की की एक बड़ी अच्छी परिभाषा है कि अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। प्रोफेसर लास्की के अनुसार अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में या जिसके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है, ऐसा प्रोफेसर लास्की का मानना है। प्रोफेसर लास्की। अब सवाल उठता है कि मानवाधिकार, तो मानवाधिकार मनुष्य होने के नाते उसे बहुत सारे अधिकार प्राप्त होने चाहिए जिससे उसकी गरिमा बढ़े, व्यक्तित्व का विकास हो, शांति रूप में वो अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके। एक मनुष्य होने के नाते उसे अधिकार मिलना चाहिए और ऐसे अधिकारों को हम मानवाधिकार कहेंगे। मानवाधिकार वे आवश्यक परिस्थितियां हैं, वे आवश्यक तत्व हैं जो एक मनुष्य होने के नाते मनुष्य को मिलना चाहिए। ऐसे अधिकारों को हम मानवाधिकार कहेंगे। इनके लिए कोई भेदभाव ना हो, जिनके बिना ना तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, न तो अपना स्वतंत्र जीवन शैली चला सकता है, न तो उसके व्यक्तित्व को एक अच्छे आयाम दिया जा सकता है। और यह कार्य बिना किसी भेदभाव के हो, बिना किसी बाधा के हो, इन्हें हम मानवाधिकार कहेंगे। तो मानवाधिकार को लेके एक मानवाधिकार विश्वकोश के अनुसार मानवाधिकार विश्वकोश के अनुसार मानवाधिकार विश्वकोश के अनुसार मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के व उसके समूह को मानव होने के परिणाम स्वरूप प्राप्त हैं। जो किसी व्यक्ति व उसके समूह को मानव होने के नाते प्राप्त है। तो ये मानवाधिकार विश्वकोश के अनुसार मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति व उसके समूह को मानव होने के परिणाम स्वरूप प्राप्त हैं। अर्थात किसी को मनुष्य होने के नाते जो अधिकार मिले हैं उन्हें हम मानवाधिकार की संज्ञा देंगे। मानवाधिकार की और अच्छी परिभाषा इनके विशेषताओं में थोड़ी क्लियर हो जाएगी। विशेषताओं से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में मानवाधिकार है क्या। पहला कि यह व्यक्ति के जन्म से उसे प्राप्त है। यह वे अधिकार हैं, ये प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक अधिकार यानी व्यक्ति के जन्म से उसे प्राप्त है। मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार हैं, जन्म से उन्हें प्राप्त हैं, ना तो कोई उनसे छीन सकता है, ना कोई उनसे ले सकता है। इस तरह के अधिकारों को हम मानवाधिकार कहेंगे, क्योंकि वो ना तो उन्हें कोई दिया है, जब दिया ही नहीं है तो ले कैसे सकता है। राज्य भी नहीं दिया है, इस नाते राज्य भी नहीं ले सकता है। मनुष्य होने के नाते प्रकृति ने उन्हें प्रदान किया है। तो मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार हैं जो मनुष्य होने के नाते उन्हें प्राप्त हैं। दूसरे को दिया नहीं जा सकता है। यानी अदेय है, ये अदेय है, किसी को दिया नहीं जा सकता है। एक मनुष्य किसी को न तो दे सकता है, न कोई मनुष्य उसे ले सकता है, न उसे जबरन थोप सकता है।
न उससे अलग कर सकता है, समान रूप से प्राप्त। मानवाधिकार किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव का तत्व लेके नहीं आता है। सभी व्यक्ति को जाति की, जन्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को समान रूप से प्राप्त होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल है। पूरे विश्व में कहीं भी मनुष्य होगा तो उसके ऊपर यह लागू होना चाहिए, उसे अधिकार मिलना चाहिए और बिना किसी भेदभाव के मिलना चाहिए। जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र इत्यादि का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए मानवाधिकारों को लेकर के। अगली इनकी विशेषता है कि ये मनुष्य के लिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक। मनुष्य के लिए आवश्यक हैं और अगर ये नहीं होंगे, मनुष्य के लिए आवश्यक है, यानी अगर ये नहीं होंगे तो उनके व्यक्तित्व का ठीक से विकास नहीं होगा। तो मनुष्य को मानवाधिकारों की व्यवस्था होनी ही चाहिए, उनको अधिकार मिलना ही चाहिए। अगर वो नहीं मिलेंगे तो उससे उनका ठीक से विकास नहीं हो सकता है। ये पांचवा, ये अंतर संबंधित है, अंतः संबंधित, यानी मनुष्य के व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं। इन्हें किसी भी कीमत पर, इन्हें मनुष्य के व्यक्तित्व से, उनके तत्व से, उनके स्वरूप से अलग नहीं किया जा सकता है। अंतर संबंधित हैं, घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, किसी भी तरह से उनके मनुष्य के से उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। अर्थात उनके व्यक्तित्व में अपने आप ही जुड़े हुए हैं और किसी भी तरह से उनके व्यक्तित्व से, उनके जीवन से इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। व्यवहारतः छठा कि शांति एवं लोकतंत्र के लिए आवश्यक, शांति, लोकतंत्र एवं विकास के लिए आवश्यक। अगर दुनिया में शांति चाहिए तो मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, मानवाधिकारों की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर दुनिया में लोकतंत्र को बनाए रखना है, जनशासन को बनाए रखना है, जनता की गरिमा और प्रभुता को बनाए रखना है, जनता की गरिमा, जनता की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना है तो लोकतंत्र चाहिए। स्वतंत्रता की रक्षा करनी है, समानता का बोध लाना है तो व्यक्ति की गरिमा के लिए आवश्यक है कि मानवाधिकारों की व्यवस्था हो। विकास के लिए आवश्यक है, मानवाधिकारों के लिए आवश्यक है कि पूरी दुनिया में शांति हो, लोकतंत्र स्थापित हो, विकास हो, और यह तभी संभव है जब मानवाधिकारों की व्यवस्था हो। अब ये हो गए विशेषताएं। अब प्रश्न उठता है कि मानवाधिकारों का महत्व क्या है? मानवाधिकारों का महत्व, इंपॉर्टेंसी ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो महत्वों की हम बात करें तो विश्व शांति के लिए आवश्यक, पहला, विश्व शांति के लिए आवश्यक। मानवाधिकार विश्व शांति के लिए आवश्यक है। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रूजवेल्ट का मानना था कि बिना मानवाधिकारों के हम दुनिया में ठीक से शांति व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने इसके लिए 4 तत्व दिया, 4 स्वतंत्रता की बात किया। भाषण की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, 4 स्वतंत्रता की बात किया। पहला, भाषण की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता, और अभाव से स्वतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता।
तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इस मानव अधिकारों को व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बहुत आवश्यक माना और उसमें से 4 प्रमुख माना। भाषण की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त की आजादी हो, पूजा पद्धति उपासना की आजादी हो, भय से स्वतंत्रता हो, अभाव से स्वतंत्रता हो, और ऐसा होना दुनिया में शांति स्थापना के लिए बहुत आवश्यक है। दुनिया में शांति स्थापना, अगर दुनिया में शांति स्थापना करनी है तो ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। इसी के साथ साथ उनकी पत्नी इलियर, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी इलियर रूजवेल्ट ने भी मानव अधिकारों की घोषणा के लिए निरंतर प्रयास किया। इलिनर रूजवेल्ट की पत्नी इलिनर रूजवेल्ट ने भी शांति की स्थापना के लिए मानवाधिकारों को बहुत आवश्यक माना। हम देखें तो जनवरी 1933 में जब हिटलर सत्ता में आया जर्मनी में, और 1922 में जब मुसोलिनी सत्ता में आया अक्टूबर 1922 में, तो बड़े पैमाने पर वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया। हिटलर ने यहूदी लोगों को खोज खोज के मारा, गैस चैम्बरों में मारा, कितनी यातनाएं दिया। पूरी दुनिया में उनके क्रूरता के किस्से चर्चित हैं। ऐसे ही अत्याचार बहुत सारी सर्वाधिकारवादी सरकारों ने किया, और परिणाम क्या हुआ उसका कि धीरे धीरे दुनिया विश्व युद्ध में आ गई। तो अगर दुनिया को विश्व युद्ध से बचाना है और शांति स्थापित करनी है, तो शांति स्थापना के लिए आवश्यक है कि मानवाधिकारों की व्यवस्था होनी चाहिए। मानवाधिकार का उल्लंघन एक बहुत बड़ा दुखद मुद्दा है। क्षेत्रीय शांति, वैश्विक शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और विश्व शांति के लिए आवश्यक है कि मानवाधिकारों की व्यवस्था हो, मानवाधिकारों को सम्मान दिया जाए, मानव की गरिमा को सम्मान दिया जाए, मनुष्य के व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण माना जाए, और उसके लिए आवश्यक है कि मानवाधिकारों की रक्षा किया जाए। दूसरा, मानव तथा समाज के विकास के लिए आवश्यक, अगर दुनिया में विकास करना है तो मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। समाज का विकास, व्यक्ति का विकास, बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों की व्यवस्था होनी चाहिए, जो मानव सभ्यता के लिए बहुत आवश्यक है, अगर हम दुनिया में मानव सभ्यता को बनाए रखना चाहते हैं, मानव विकास स्थापित करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मानवाधिकारों की रक्षा करनी होगी। तीसरा है लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक। आज दुनिया में हम चाहे जितनी आलोचना कर लें, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था कि लोकतंत्र से अच्छी सरकार कोई नहीं है। चाहे जितनी हम आलोचना कर लें, लेकिन आज दुनिया में लोकतंत्र से अच्छी कोई सरकार नहीं है। यह महात्मा गांधी का मानना रहा। दुनिया के तमाम चिंतक इस बात को मानते हैं कि लोकतंत्र से अच्छी कोई सरकार नहीं है, वर्तमान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। और लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि मनुष्य की गरिमा का, मनुष्य के स्वतंत्रता का, मनुष्य के व्यक्तित्व का सम्मान किया जाए, और वह सम्मान तभी होगा जब मानवाधिकारों की रक्षा किया जाए। तो क्योंकि लोकतंत्र का आधार ही मनुष्य की गरिमा है। मनुष्य की गरिमा उसका आधार है। उसके व्यक्तित्व का सम्मान लोकतंत्र का आधार है, और वो गरिमा सामाजिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, नैतिक हो सकती है, हर तरह की गरिमा हो सकती है। हर तरह के उसे सम्मान देने की बात है। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि मनुष्य की गरिमा को सम्मान दिया जाए, और यह सम्मान, स्वतंत्रता, न्याय सब कुछ लोकतंत्र में ही संभव है। तो जितना लोकतंत्र मजबूत होगा, उतना ही मानवाधिकारों की व्यवस्था भी मजबूत होगी। इस नाते लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि मानवाधिकारों की व्यवस्था किया जाए। अब मानवाधिकारों की
की व्यवस्था। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त के तीसरा विश्व युद्ध न हो, इस उद्देश्य को लेकर दुनिया में हर तरह का सहयोग बढ़ाना, शांति स्थापित करना, हर तरह की समस्याओं को शांतिपूर्वक निपटाना संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य रहा। और इसी उद्देश्य को लेकर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का सबसे बड़ा अगर एक शब्द में कोई अगर उद्देश्य है तो विश्व में शांति बनाए रखना और तथा हर तरह के सहयोग बढ़ाना, हर तरह की समस्याओं का समाधान करना आपस में मिल बैठ करके। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ये प्रयास है, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने निरंतर प्रयास किया है कि जहां भी मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा वो विश्व शांति के लिए खतरा होगा, मानवता के लिए खतरा होगा, क्योंकि यूएन व्यक्ति की गरिमा में विश्वास करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकारों तथा मानव की गरिमा में विश्वास करता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकारों में विश्वास करता है, मानव की गरिमा में विश्वास करता है, शांति में विश्वास करता है। इस नाते यह एक वैश्विक मुद्दा है संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने कि दुनिया में मानव अधिकारों की रक्षा हो। इस नाते संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने घोषणा पत्र में, अपने विधान में, अपने संविधान में, अपने व्यवस्था में तो मानव गरिमा को महत्व दिया ही दिया, शांति को स्थापित किया ही किया। उसके साथ ही साथ 10 दिसंबर 1948 को महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। और महासभा की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं सब महासभा के सदस्य होते हैं, सबका समान अधिकार होता है। तो 10 दिसंबर 1948 को महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा किया। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा किया, सार्वभौमिक घोषणा किया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ मैंने आज बताया कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को बहुत पहले हो चुकी थी। 10 दिसंबर 1948 को महासभा ने सार्वभौमिक घोषणा किया। महासभा द्वारा यह घोषणा किया गया, यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसी नाते 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसमें 30 धाराएं, मानवाधिकार घोषणा पत्र में 30 धाराएं हैं। 30 धाराएं, इनकी हम चर्चा करेंगे। पहला, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1, सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और अधिकार तथा मर्यादा में समान है। सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र, अधिकार तथा मर्यादा में समान है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो 10 दिसंबर 1948 को उसकी महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किया, उसमें 30 धाराएं हैं, 30 अनुच्छेद हैं। और पहला अनुच्छेद कहता है कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और अधिकार तथा मर्यादा में समान है। दूसरा मर्यादा, दूसरा अनुच्छेद 2 कहता है, या संक्षेप में ऐसे कर देते हैं, अनुच्छेद 2 कहता है प्रत्येक व्यक्ति जाति, रंग, लिंग, भाषा, प्रत्येक व्यक्ति जाति, लिंग, भाषा, प्रत्येक व्यक्ति जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक अथवा सामाजिक उत्पत्ति,
धर्म तथा धर्म राजनीतिक अथवा सामाजिक उत्पत्ति अथवा सामाजिक उत्पत्ति सामाजिक उत्पत्ति जन्म अथवा अन्य किसी प्रकार के भेदभाव के बिना जन्म अथवा अन्य किसी प्रकार के भेदभाव अन्य किसी प्रकार के भेदभाव के बिना इस घोषणा में व्यक्त किए गए सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का पात्र है। अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का पात्र है। दूसरा अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जाति, लिंग, भाषा, रंग, धर्म अथवा राजनीतिक अथवा सामाजिक उत्पत्ति, जन्म अथवा किसी प्रकार के भेदभाव के बिना इस घोषणा में व्यक्त किए गए सभी अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का पात्र है। यह हो गया दूसरा। तीसरा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और सुरक्षा का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और सुरक्षा का अधिकार है। जीवन, स्वाधीनता तथा सुरक्षा का अधिकार है। तो अनुच्छेद 3 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता तथा सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 4 के अनुसार कोई व्यक्ति दासता या गुलामी में नहीं रखा जाएगा। कोई व्यक्ति दासता या गुलामी में नहीं रखा जाएगा। यह हो गया अनुच्छेद 4 कि कोई भी व्यक्ति दासता या गुलामी में नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 5 किसी व्यक्ति को क्रूर या अमानुषिक दंड नहीं दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को क्रूर, अमानवीय या अमानवीय दंड नहीं दिया जाएगा। और न उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाएगा। और न उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाएगा। तो ये हो गया अनुच्छेद 5 कि किसी भी व्यक्ति को क्रूर, अमानवीय दंड, अमानुषिक दंड नहीं दिया जाएगा अथवा न उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाएगा। ये हो गया अनुच्छेद 5। इसी के साथ 30 धाराएं हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 की व्यवस्था भी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा, प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होगा
प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह सर्वत्र कानून के अधीन व्यक्ति माना जाए, कि वह सर्वत्र कानून के अधीन, वह सर्वत्र कानून के अधीन व्यक्ति माना जाए, तो अनुच्छेद 6 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह सर्वत्र कानून के अधीन व्यक्ति माना जाए। अनुच्छेद 7 कानून के समक्ष सभी समान हैं। कानून के समक्ष सभी समान हैं और किसी भेदभाव के बिना कानून की सुरक्षा के अधिकारी हैं, और बिना किसी भेदभाव के बिना कानून की सुरक्षा के अधिकारी हैं। तो ये अनुच्छेद 7 है जो ये मानता है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं और बिना किसी भेदभाव के, बिना कानून की सुरक्षा के, बिना सभी कानून की सुरक्षा के अधिकारी हैं, सभी कानून की सुरक्षा के अधिकारी हैं। कानून के समक्ष सभी समान हैं और बिना किसी भेदभाव के बिना कानून की सुरक्षा के अधिकारी हैं। अनुच्छेद 8